तो हमने पिछली वीडियो में ये समझा था कि किस तरीके से चिट्ठी का सफ़र शुरू हुआ था। सफ़र का मतलब होता है यात्रा। हमने समझा था कि कैसे एक चिट्ठी लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे चिट्ठी के ऊपर पता सही होना चाहिए, उस पर पिन कोड लिखा होना चाहिए और एड्रेस हमने अधूरा नहीं छोड़ना है। हमने पिन कोड की शुरुआत भी पढ़ी थी, कब से हुई थी। 2 पत्रों के बारे में देखा था, एक महात्मा गांधी जी को लिखा गया था और एक NCERT का जो मुख्यालय है दिल्ली में, उसका पता भी देखा था। हमने पाया था कि पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 से हुई थी। तो इसके बाद हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। टिकट संग्रह का शौक़ काफ़ी लोकप्रिय है। कुछ लोगों को टिकटों का संग्रह मतलब होता है इकट्ठा करना। कुछ लोगों को बड़ा मज़ा आता है विभिन्न जगह की टिकटों का कलेक्ट करना, अपने पास रखना। उससे क्या होता है कि टिकटों के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। जैसे देश का नाम होता है, कितने रुपए की है, और चित्र भी दिए जाते हैं किसी डाक के ऊपर, किसी फेमस पर्सनैलिटी व्यक्तित्व का, किसी जानवर का, किसी फूल का, या फिर और कोई अन्य चीज़ें हो सकती हैं जिनका उस पर चित्र होता है। और जो भी चित्र होता है वो बड़ी ही फेमस चीज़ होती है। जैसे यहाँ पर 2-3-4 पिक्चर दी गई हैं जिसमें शंघाई हिरण के बारे में एक चित्र दिया गया है। बड़ा ही फेमस है ये मणिपुर राज्य में पाया जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ मणिपुर राज्य में पाया जाता है। इसीलिए इसको भारत के लेवल पर, जो देश है हमारा, देश के राज्यों के लेवल पर इसको पहचान दिलाई गई है। इसलिए इसके नाम पर एक टिकट जो है, स्टैंप जो है बना दी गई। ऐसे ही दूसरी पिक्चर जो है स्लो लोरिस की दी गई है। नीचे भी फूल हैं और भी आप लोगों ने अपने आसपास कभी कभार देखा होगा, जिसमें कि आप किसी फेमस पर्सनैलिटी की फ़ोटो पाएंगे, जिसमें आप बहुत सारे चित्र देख पाएंगे, जिसमें महात्मा गांधी जी, बाबा भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस और भी अन्य प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी है, और भी अन्य पर्सनैलिटीज़ हैं जिनकी चित्र जो है डाक टिकटों पर पाते हैं। इस तरीके की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। कब वो बना, डाक जो स्टैंप है वो कब बनी, तो इस तरीके की बहुत सारी जानकारी होती है। और जो इनको इकट्ठा करता है वो इकट्ठा करने वाले उसको जो है शौक़ होता है इन सब चीज़ों का। तो पढ़ते हैं हम। टिकट संग्रह का शौक़ काफ़ी लोकप्रिय है। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और भी बहुत चीज़ें शामिल हो गई हैं। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? पता करो और लिखो। तो आप इसके बारे में पता करेंगे कि क्या बोला जाता है। डाक टिकट जो इकट्ठा करते हैं और उसके जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोला जाएगा। हमने पढ़ा था, तो देखते हैं आगे क्या लिखा। का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। देखिए, सिर्फ ऊपर जो महात्मा गांधी का जो दिया गया था लेटर, और ये जो एक दूसरा लेटर दिया गया था, इनमें सिर्फ पिन कोड का ही अंतर नहीं है। आप देख पाएंगे कि इसमें एड्रेस लिखने का पता इसके ऊपर लिखा गया है, एक्सप्रेस डिलीवरी, और इधर देखेंगे टिकट लगाई गई है। तो समय के साथ देखिए, जब भी समय परिवर्तित होता है तो उसके साथ साथ तकनीकों में भी बदलाव आता है, टेक्निक भी बदलती है। आज वर्तमान समय में संदेश भेजने की टेक्निक बहुत मॉडर्न हो गई है। अब बहुत ही कम मात्रा में लोग जो है लेटर पोस्ट करते हैं, क्योंकि आज उससे भी अति आधुनिक तरीके आ गए हैं। जैसे हम सोशल मीडिया से हम बिल्कुल चंद सेकंडों में
देश ही नहीं, देश के अन्य भागों, बाहर विदेशों में भी मैसेज भेज सकते हैं। इसका सबसे जो मेन आज के टाइम पर प्रचलित है जो मोड है वो है फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। सोशल मीडिया कितना आगे बढ़ गया है। तो इस तरीके से हम आज थोड़े से तकनीक के मामले में बहुत आगे बढ़ गए हैं। हरकारे जो थे उनको अपनी जान की भी परवाह होती थी और उससे ज़्यादा जो ज़रूरी, सबसे ज़रूरी जो काम होता था, उनको वो संदेश लेकर जाना होता था। वो संदेश जो लेकर जा रहे हैं उसकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जहाँ से वो जाएंगे वहाँ जंगली जानवर भी मिलेंगे, हो सकता है कोई डाकू, चोर, लुटेरा हो। तो इस तरीके से उन सब से खुद को भी बचाना है और संदेश को भी सेफ लेकर जाना है। इन सभी समस्याओं से उनको जूझना पड़ता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम क्या होता है, जहाँ पहुँचना कठिन हो, ऐसे रास्ते जहाँ पर जाया ही ना जा सके या फिर बड़ी मुश्किल से जाया जा सके, उनको बोलते हैं दुर्गम। वो पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुँचाने के लिए हरकारों पर निर्भर होती है। हरकारा कौन होता है? हरकारा संदेश ले जाने वाले को ही कहते हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड के पदम, जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज़ साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। अब ये संसाधन कौन कौन से हैं हम देखते हैं कि जैसे जीमेल से कोई ज़्यादा ही सीक्रेट है तो हम जीमेल से, ईमेल से भेजते हैं, या फिर कहीं फैक्स कर देते हैं, या फिर हम व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, या फिर हम फेसबुक पे भी हम देखेंगे कि कई बार हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास आधुनिक समय में बहुत सारे संसाधन उपलब्ध है। डाक भेजने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड व लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प मतलब होता है जो दिल को प्यारा लगे, मन भाए करने वाला होता है। यह सफ़र आश्चर्य होता है कि कबूतर कैसे जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। देखिए यहाँ बड़ी मज़ेदार बात यह है कि कैसे एक कबूतर भी संदेश ले जाने का काम करता है। ये बड़ी ही रोचक बात है। उसके लिए कबूतरों को ट्रेनिंग दी जाती थी। पहले ऐसा ही नहीं कि किसी भी कबूतर को पकड़ा और उसके मुंह में चिट्ठी डाली, पैर में लटका दी और वो ले जाए, नहीं, ऐसे बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। ऐसा काम करने के लिए कबूतरों को पहले ट्रेनिंग दी जाती थी और इसके लिए कबूतरों की कई प्रजातियां हैं जो ये सभी संदेश लाने, ले जाने या काम करती है। गिरोहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। स्पेशल कौन सी प्रजाति है ऐसी? गिरोहबाज या फिर हुमर, जिसको ट्रेनिंग दी जाती है और वो ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद में क्या नाम लेते हैं, चिट्ठी या संदेश पहुंचाने का काम करता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेते हैं? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं, क्योंकि इसमें सही दूरी तय करने में सबसे बड़ा रोल होता है। उनको ट्रेनिंग दी जाती है और वो इस काम को बड़े ट्रेनिंग प्राप्त करके ही उनसे करवाया जाता है। बिना ट्रेनिंग दिए, प्रशिक्षण दिए वो ये सब करना संभव नहीं है। और जब एक बार ट्रेनिंग प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद में उनको अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार किया जाता है। आज भी कुछ राज्यों में, जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य में आज भी इस तरीके की सेवा प्रचलित है। इस तरीके की सेवा कबूतरों से ली जा रही है। चलिए पढ़ेंगे। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर होमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। दुर्गम मतलब कठिन रास्ता। उड़ीसा राज्य में आज भी होमर कबूतर का इस्तेमाल जो है इस तरीके की संदेश भेजने की सेवा में किया जाता है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए
ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की सेवा सस्ती सेवा है। क्यों कहा गया है कबूतरों की सेवा सस्ती सेवा? क्योंकि इनके लिए ना तो कोई डाक का खर्चा आएगा, ना इन पर स्टैंप लगानी है, और ना ही इनको भेजने के लिए कोई पैसा देना है। इन कबूतरों का जीवन 15-20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना है तो उसके लिए क्या किया जाता है? 2 कबूतरों को एक साथ भेजा जाता है। दूसरा कबूतर क्या करता है? पहले कबूतर की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए होता है, क्योंकि जब कबूतर कई बार आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़कर जाता है तो उसको कई बार खतरनाक जानवर पक्षी जैसे चील हो गया, गिद्ध हो गया, बाज हो गया, इनसे अपनी जान भी बचानी है। तो दूसरा पक्षी क्या करता है? उसकी देखभाल करता हुआ साथ में चलता है। जैसे ही कोई खतरा आता है तो उसको वो सूचना दे देता है और वो कहीं छुप जाते हैं। तो इस तरीके से 2 कबूतर भेजे। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना है तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है, ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। मानकर चलो एक कबूतर को बाज ने मार दिया तो वो संदेश जो है दूसरा कबूतर ले जा सकता है। इस तरीके से वो संदेश जल्दी पहुंच जाता है। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो। एक कबूतर अब ऐसा भी था कि जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने देश के नागरिकों और सैनिकों का संदेश एक दूसरों को पहुंचाया था। इस कहानी के बारे में एक किताब दिया गया, नाम द ग्रे नेक किताब है एक। वो नेशनल बुक ट्रस्ट जो है हमारी NBT है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। वहाँ से ऑनलाइन में भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी उस किताब को मंगा सकते हैं। तो आप उस कबूतर की कहानी को पढ़कर पता कर सकते हैं कि कैसे वो कबूतर अपने सैनिकों को संदेश देता रहा होगा। तो ये था हमारा लेसन। हमने सीखा, पढ़ा कैसे हमारा जो डाक विभाग है समय अनुसार काम को देखते हुए अपने अंदर परिवर्तन कर रहा है, नई नई तकनीकों का प्रयोग कर रहा है, ताकि आम लोगों के जो संदेश हैं, जो उनकी सूचनाएं हैं, उनको पहुंचाया जा सके और लोगों की मदद की जा सके। तो ये था हमारा पूरा लेसन। यहीं पर हमारा लेसन ख़त्म होता है। उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी घर पर पढ़ रहे होंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद, बाय बाय।